के देखना, कुछ ड्रॉप्स चमक रही होंगी उस पे। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, उसमें ड्रॉप्स चमक रही हैं और अलग अलग तरीके से दिखाओ तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अभी पहली तो बात, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो कि मानसून पत्थर आपको विश्व के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। हर्षवर्धन ने बहुत से जो है मंदिरों को निर्माण कराया, और हर्षवर्धन ऐसा था कि जो सभी धर्मों को सम्मान करने वाला था। अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन के जमाने में कराया गया, और उसके बाद कोई हिंदू चक्रवर्ती राजा नहीं हुआ, और मुगलों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ गई कि धर्म बचाना बड़ा कठिन हो गया। संरक्षित स्मारक बेहटा बुजुर्ग से दरमोड़ना केले की खेती, और ये है वो मंदिर। कुछ इस मंदिर में आज खास चीजें, मेरे अलावा भी बहुत लोग की गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, आए हुए हैं वो लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप है। मैं कानपुर में हूँ। कल का ही टेम्परेचर 46 डिग्री रहा है और आज हल्की सी राहत है, तो हो सकता है 45 या 44 हो। लेकिन जिस जगह पे मैं आज हूँ, ये आपको जो एक बौद्ध स्तूप जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर बोला जाता है, और ये अपने आप में एक विरासत है कानपुर वालों के लिए, पूरे देश के लिए। ये बहुत सदियों पुराना मंदिर है और अपने आप में कई खूबियां ये समेटे हुए ये मंदिर है। आप इसके संरचना को देख सकते हैं। कहने वाले लोग बताते हैं सिंधु की सभ्यता से इसका जुड़ाव है। आप देख सकते हैं किस तरीके की, अपने आप में अनोखा मंदिर है। आप देखिए, ये भीतर गांव कानपुर में ये मंदिर है। ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर शीर्ष है, ऐसा लगता है शीर्ष है वहां पे। और आप इस तरीके की मंदिर की संरचना बहुत ही कम देखेंगे, खासकर उत्तर भारत में तो बहुत ही कम देखेंगे। दक्षिण भारत में इस तरह का मंदिर जैसा लगता है कि कोई स्तूप बना हुआ है, उस तरीके का ये मंदिर आप देख सकते हैं। आप देखिए इस मंदिर को। इस मंदिर की एक बहुत विश्व में भी प्रचलित मंदिर है, क्योंकि इसमें एक ऐसी खूबी है कि उत्तर भारत में या इधर मानसून कब आने वाला है ये मंदिर बता देता है। जितनी छोटी ड्रॉप्स यहाँ पे होंगी उतना ही कम मानसून आएगा, और जितनी बड़ी ड्रॉप्स होंगी उतना यहाँ ज्यादा मानसून आता है। इस मंदिर के शीर्ष में, अंदर से मंदिर के शीर्ष में एक ऐसा पत्थर है, जब देश में मतलब केरल में जब मानसून आएगा तो जैसे वहां मानसून आता है, यहाँ पर ड्रॉप्स आना शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे एक पत्थर गीला होना शुरू हो जाता है। अब ये आपको मैं दिखाऊंगा, वो ड्रॉप्स हैं। और जितनी छोटी ड्रॉप्स होती हैं मानसून उतना छोटा होगा, जितनी बड़ी ड्रॉप्स होंगी मानसून उतना बड़ा आता है। इसके मंदिर की जो सभ्यता है, संस्कृति है, कितना प्राचीन है, उसको समझने के लिए हमारे साथ यहाँ के रखरखाव में जो पंडित जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। इतिहास के बारे में बात करेंगे, इसके ये जो वैज्ञानिकता है उसके बारे में बात करेंगे। आइए अंदर चलते हैं, आपको पहले हर चीज में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से हमारा प्रवेश द्वार होता है। ये पत्थरों पे पूरा भरा हुआ मंदिर देखिए आप। अपने बहुत ही कम मंदिर देखे होंगे इस समय पे इस तरीके की, इस तरह से पत्थरों की नक्काशी है। अंदर आते हैं तो ये, अब आप देखते जाइए, यहाँ पे है, इधर इधर, और जैसे हम लोग इधर अंदर आते हैं, आप ये देखिए, ये जिस तरीके की नक्काशियां आप देख लीजिए भाई सर, किस तरीके का ये बनाया हुआ है। और ये मेन प्रांगण है मंदिर का। जगह है जो अपने आप में बहुत समृद्ध इतिहास, एक विकसित इतिहास समेटे हुए है, वैज्ञानिकता भी समेटे हुए है भी कह सकते हैं। और जगन्नाथ मंदिर साउथ में है, लेकिन कहते हैं वो बहुत पुराना मंदिर है। लेकिन यहाँ जब हम आए तो हमने जब समझा तो कहा जा रहा है कि जगन्नाथ जी से भी पुराना मंदिर, मतलब पुरी से, उड़ीसा के पुरी से भी ये पुराना मंदिर ये है, क्योंकि इस तरह की संरचना है इसकी। और जिसकी मैं आपको बात कर रहा था वैज्ञानिकता की, आप ऊपर देख सकते हैं जो पत्थर है, इधर साइड में जो स्क्वायर में ये पत्थर है में जो पत्थर आप देखिएगा उसमें, उसको थोड़ा जूम करके देखना, कुछ ड्रॉप्स चमक रही होंगी उस पर। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, उसमें ड्रॉप्स चमक रही हैं।
और अलग अलग तरीके से दिखाओ तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अभी इधर से देखिए तो आपको यहां से मंदिर गीला दिखेगा। आप यहां से आके दिखाइए, मेरे पास आइए, थोड़ा सा मेरे पास आइए, और अब देखिएगा तो एक पार्ट यहाँ पे बहुत बड़ा एक पार्ट गीला दिख रहा होगा। इधर से देखिए, एक बड़ा पार्ट गीला दिख रहा होगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट सारे के सारे पार्ट्स और जो ड्रॉप्स है वो गीले हैं। ड्रॉप्स आ गए मतलब पत्थर में पानी है। ये है कि जब देश के अंदर केरल में मानसून आता है तो उसी समय पे यहाँ पर ये ड्रॉप्स आना या इस पत्थर का गीला होना शुरू हो जाता है। देश के वैज्ञानिक और विदेशों के वैज्ञानिक भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये आखिर कैसे होता है। अपने आप में ये मंदिर कानपुर में इतनी दूरी पे है जहां पत्थर भी नहीं है, कोई पहाड़ भी नहीं है, नदी का कोई स्रोत भी नहीं है यहाँ पर। इसके बाद भी यहाँ पर ये गीला होता है और जैसे बारिश शुरू होती है इसकी ड्रॉप्स खत्म हो जाती है। खैर, ये तो मैंने आपको इंट्रो किया है। अब मेरे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप इधर आ जाइए। स्वागत है सर आपका कबीर न्यूज पे। अपने आप में अद्भुत है ये। हाँ, ये जो है थोड़ा सा हमें बताइए, ये बाहर से तो बौद्ध स्तूप जैसा लग रहा है, अंदर आते हैं तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे संरचना दिख रही है और इसके बाद एक ही पत्थर पे बने हुए मंदिर है। तो आप इसके बारे में ज्यादा हमें बता सकते हैं? हाँ, ये देखिए, पहली तो बात, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो कि मानसून पत्थर आपको विश्व के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। जो और बड़ी ही आश्चर्य की विषय है कि यहाँ से समुद्र कितनी दूर है। जैसे समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पसीना शुरू कर देता, क्रिया करना शुरू कर देता। हाँ, तो इस पत्थर की देखिए मैग्नेटिक शक्ति कितनी है। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होती है उसी प्रकार से इसमें बूंदें आती हैं। इसका एक वही सिद्धांत है कि जितनी ज्यादा बूंदें होंगी जितना उतना ही अधिक पानी होगा, कम बूंदें होंगी कम पानी। तो इस अपने में एक विज्ञान समेटे हुए आज का पत्थर। दूसरी बात यह है कि इतना प्राचीन मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीन मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में नहीं होगा? तो इसका प्रमाण ये देखेंगे, ये जो चिन्ह बना हुआ है, आप देख रहे हैं, चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। तो ये चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता का बताता है। और वहीं इतिहास काल लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो इससे मालूम होता है कि नहीं, ये बहुत प्राचीनतम स्थान। दूसरी तरफ ये देखेंगे, जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। उधर देखेंगे सर्प हैं, इधर ये भी सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का ये सर्प है, ये सर्प है। और आपने पशुपति, आप इधर आइए, यहाँ देखिएगा ये सर्प है। आपको वो क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु की एक मूर्ति शायद याद आती हो। वो क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति आपको याद आएगी। तो ये वो मूर्ति आप बताना चाह रहे हैं? ये पशुपतिनाथ। हाँ, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। और ये देखेंगे कि पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान, जब इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी आपको आपकी कॉपी में। तो सिंधु घाटी और हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से खंडहर, चाहे वो लोथालो, रोपाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहुत से स्थान है, सब खंडहर मिलेंगे। तो इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीन मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं मिलेगा। दूसरा अगला प्रमाण देखेंगे कि ये यहाँ 12 पिलर से बने हुए, ये 12 पिलर्स पे जो है बिल्डिंग खड़ी है। तो और ये 12 पिलर्स की बिल्डिंग जो है राजा शिवी के जमाने में बनाई जाती थी। जो मंदिर 12 पिलर्स पे बनते थे वो राजा शिवी के जमाने में बनते थे। वो कौन से शिवी? जो एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए। तो ये 12 दुआरी जो है राजा शिवी के जमाने में बनती थी। पहले खंभों के बीच में सब जगह होती थी, ओपन होता था, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुई। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी। तो ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं नहीं, ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम अर्थात महाभारत से बहुत पहले का है। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। आप नीचे से सारे पत्थर। हाँ, अब ये गौर करेंगे कि आपको जिस तरह टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर जहां भी आपको मिलेगा, वहां आप गौर करेंगे पहाड़ी क्षेत्र होगा या नजदीकी पहाड़ होंगे
लेकिन यहाँ जो है 150-200 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं है। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि फिर पहले इतने साधन नहीं चलते थे तो इतने भारी भारी पत्थर यहाँ आया कैसे। बिल्कुल। तो ये गौर करते हैं कि ये जो सिंधु और हड़प्पा ये सभ्यताएं हैं ये सब नदियों के किनारे पाई गई, और प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी, और जितना ट्रांसपोर्ट होता था वो सब नदियों के सहारे होता। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन नदी बहती थी और उसी नदी के सहारे संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया। लेकिन प्रकृति का काम है परिवर्तन, उस प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम ये विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, कुछ पत्थर यहाँ हमको यहाँ पाषाण काल का मिला, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, और सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे भी प्रमाणित होता है कि महाभारत से बहुत पहले का। दूसरी बात यहाँ जो दर्शाया गया, लोगों ने वहां कहते हैं कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं। अब यहाँ दर्शाया गया कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं। देखेंगे जो नीचे का सिरा है ये शिवर्ग टाइप की शिव मूर्तियों में जलाधार पानी निकलने के लिए जो जलाधारी होती है हमेशा उत्तर दिशा होती है, जल निकलने का ये हो गया, ये शिव है मतलब। हाँ, ऊपर देखेंगे मूर्ति के ऊपर वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और नीचे सिरा शिवर्ग टाइप महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहने का तात्पर्य सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। अब एक बात ये देखेंगे कि ये प्रसंग आता है कि नहीं महाभारत से पहले का है, तो ये महाभारत से पहले की कोई भी इमारत जीवंत नहीं दिखाई देती है, तो फिर इतनी प्राचीनतम इमारत ये जीवंत कैसे है, तो हम बताते हैं। देखेंगे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियां हैं गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते हैं, यहाँ इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे और इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती जो बेल पत्ती दिखाई गई है, कलाकार इस कला के माध्यम से दिखाना चाहता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम सूर्य ही है। यदि जीवन सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं है। लगभग सभी में एक ही तरह की। इधर देखेंगे ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब यहाँ मौर्य वंश में भी काम हुआ। दूसरी बात वंश का, ये मौर्य वंश का मतलब जो साम्राज्य आता गया। और देखेंगे जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहां एक कोठी दक्षिण साइड में मिलेगी, उसमें सूर्य मूर्ति है। वो सूर्य मूर्ति ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी, उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, फिर शैव धर्म आया। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, जो इतिहासकारों को मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब आप इधर आएंगे देखेंगे ये जो स्क्वायर में लगा हुआ मानसून पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। इसके जस्ट उत्तर में देखेंगे बगल में एक सफेद कलर का पत्थर है, इसमें एक डिजाइन बनी हुई है। उसके जस्ट उत्तर में जो है इसमें एक डिजाइन लगी हुई है, उसमें देखेंगे वो डिजाइन अर्ध सूर्य का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्ध सूर्य के तिलक लगाते थे, जैसे दशरथ वगैरह जो है अर्ध सूर्य के तिलक लगाते थे। इससे मालूम हो जाता था कि ये सूर्यवंशी राजा है। अब एक गौर करेंगे कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्यवंश ये सब चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं को कहीं जगह नहीं मिली, सभी राजाओं ने यहीं पे आकर निर्माण क्यों कराया। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में बहुत विशेष स्थान रहा है। इससे मतलब ये पहले में जगन्नाथपुरी यही रही है, इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत बना रहा, नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता। बाहर से देखने पे ये बौद्ध स्तूप की तरह लगा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि ये ऐसा है कि 5वीं सदी के लमसम जो गजनी और गौरी वगैरह है उन्होंने हमारे मंदिरों को लूटा और तोड़ा, और जो है हमारा अंतिम हिंदू चक्रवर्ती राजा हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन ने बहुत से जो है मंदिरों को निर्माण कराया, और हर्षवर्धन ऐसा था कि जो सभी धर्मों को सम्मान करने वाला था। अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन के जमाने में कराया गया, और उसके बाद
कोई हिंदू चक्रवर्ती राजा नहीं हुआ और मुगलों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि धर्म बचाना बड़ा कठिन हो गया। तो ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि इतनी यहाँ झाड़ियां हो गई, इस झाड़ियों ने इस मंदिर को ढक लिया और ढक लेने के कारण ये मुगलों की नजरों से मतलब मंदिर ओझल हो गया। इसीलिए इतनी जो कलाकृतियां सुरक्षित बच गई। आप यहाँ पे कब से हैं? हम लोगों को 56-57 वर्ष हो गया। पहले मेरे पिताजी पूजा करते थे, उसके बाद हम पूजा कर रहे हैं। पिताजी कब से थे आप पे? ये भाई हम लोग मिला के 56-57 वर्ष। 56-57 वर्ष में, मतलब आजादी के बाद से आप लोग यहाँ पे हैं। इसके बाद ये मंदिर कैसे पता चला आप लोगों को? आप लोगों के पहले भी कोई करता था कि नहीं करता? यहाँ के जो लोग बताते हैं कि नहीं, पहले मंदिर झाड़ियों में ढूंढा था। किसी का जानवर इधर आया तो जानवर हाँकने के लिए आया तो उसने देखा कि यहाँ झाड़ियों में मंदिर है, उसने गांव में जाके लोगों को बताया तो भी गांव के लोगों ने इस मंदिर को झाड़ियों से काट के निकाला चक्कर। अच्छा, तो ये इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां थी? अब ये ईश्वर की जब लीला होती है कि तो ईश्वर की लीला है, इतनी बड़ी झाड़ियां हो गई। ठीक है। अभी कौन कौन लोग आते हैं इस पत्थर के लिए और इस देखिए इसको देखने के लिए तो एक अजय पत्थर तो अजूबा चीज ही है और ये कला की भी, यहाँ की कलाकृतियां भी बड़ी दुर्लभ कलाकृतियां हैं। और ये जो पत्थर भी है बड़ा दुर्लभ पत्थर है। तो जिसे फाइन आर्ट के और भी जो लोग हैं ये देश के कोने कोने से इसको देखने के लिए आते हैं और सर्च करने के लिए आते हैं। वाले आते हैं। हाँ, अभी जो अभी उस दिन आए थे मौसम विभाग से पत्थर कॉलेज के, तो वो यही देखने आते हैं कि मानसून कब आ रहा है, कितने दिन पहले इस पे ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं। देखिए हम आप लोगों ने अभी अनुभव किया होगा कि एक बार रोज अखबार में निकला था कि नहीं मानसून केरल में प्रवेश करने वाला है, तो और उस समय इसमें पत्थर पसीज रहा था। तो ये साबित करता है कि जैसे ही समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पत्थर क्रिया करना शुरू कर देता है। किसी ने पता नहीं लगा पाया क्या चीज है। अब ये तो पता क्या, पत्थर में ही विशेष गुण है और प्रकृति ही एक विज्ञान है और प्रकृति से उसमें क्या हम शोध कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। देश के वैज्ञानिक तो आते हैं, बाहर के भी आए इस पत्थर पे शोध करने की। तो बाहर था कि विदेशी बहुत आते थे। सन 1990 के लमसम यहाँ से जो है गणेश जी की मूर्ति चली गई थी और उसके पहले स्कॉटलैंड के विदेशी आए थे। तब से जो है यहाँ से विदेशियों का जो है आना वर्जित हो गया। तब से यहाँ कोई विदेशी एक आधे से जो हमारे लोकल परिचय से वो आ जाए वो अलग की बात है, नहीं विदेशियों का यहाँ आना वर्जित कर दिया। हाँ जी, नहीं वो सरकार की तरफ से, पुरातत्व विभाग की तरफ से। अच्छा। ये जो वर्जित हो गया। हाँ। तो ये है। और आप एक चीज और मुझे बता रहे थे कि जिस तरह से अयोध्या में राम की मंदिर के बगल में अवतार थे, आपके इस मूर्ति में भी इसमें भगवान विष्णु के अवतार दर्शाए। नरनारायण अवतार, बड़ा अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर बगल में देखेंगे उधर ये घोड़े में सवार कलयुग मोना कल की अवतार फैले, बलराम जी का अवतार फरसाली, परशुराम का, नरसिंह अवतार, दो लोग मथानी लिए खड़े हैं। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप होता सारे, मतलब वहां पे तो अभी है लेकिन यहाँ पे उस दौर से चला रहा है। हाँ, यहाँ पहले से जो है कला जो प्राचीन समय, देखिए इसका कोई ये निर्धारित नहीं है कि जैसे अब इसको लोगों ने बताया कि कला गुप्त काल से मेल खाती है। अब ये कोई प्रमाण नहीं कि गुप्त काल वालों ने कहीं से उसको नकल लिया, गुप्त काल वालों ने भी कहीं से आधार लिया होगा। हो सकता है कि वो उससे भी इसके, लेकिन उसका प्रचार प्रसार गुप्त काल में ज्यादा हुआ उस कला का। बिल्कुल। तो ये ऐतिहासिक मंदिर है। सिंधु घाटी सभ्यता, कुषाण काल, इसके बाद गुप्त वंश से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, मौर्य वंश से भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन सबसे लास्ट में थे, तो उन्होंने जो आपने बताया कि जिस तरह से ये बौद्ध मठ का एक रूप धारण किया, अगर बाहर से देखते होंगे तो ये एक उस तरह का मंदिर नहीं दिखता जिस तरह के मंदिर आपने देखे हैं, वो एक बौद्ध मठ का रूप धारण किए हुए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसलिए उन्होंने ये स्वरूप यहाँ दिया। इसके बाद उसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुए। आप 56 साल से इस मंदिर की सेवा में है और 56 साल से आप इस वैज्ञानिकता को देख रहे हैं, पत्थर को देख रहे हैं और किस तरीके से आपने बताया कि ये मुगलों से बचा रहा। बड़ी बड़ी झाड़ियां इसको ढक लिया था और इतिहास है। और ये पत्थर भी अपने आप में क्या कहा जा सकता है इसको कि केरल यहाँ से कितनी दूरी पर है, इसके बाद वहां की हवाओं को ये महसूस करता है, इसके बाद ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है। जैसे केरल में मानसून आता है, यहाँ पे ड्रॉप्स आना शुरू हो जाती हैं और इसकी ड्रॉप्स की छोटी और बड़ी बूंदें ये दिखाती हैं कि यहाँ का मानसून कैसा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है।
बहुत मतलब बड़ा का सेंस ये नहीं है कि बहुत तगड़ा आएगा या कहीं ना कहीं इस बार मानसून हल्का रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने इतिहास की जानकारी दी हमें और किस तरीके से आपने बताया कि ये मंदिर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीकों के चिन्हों से होते हुए फिर कैसे जगन्नाथ की कहानी बनी। शीर्ष में ब्रह्मा है, फिर ये विष्णु है, फिर ये महेश है, पशुपतिनाथ का हम लोग जिक्र हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री में करते हैं, नाम होता है उसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी होता है। तो ये शिव है, ये विष्णु है, वो ब्रह्मा है। 12 खंभों में बनी हुई ये आकृति थी, इसके बाद कई बदलाव के चरणों से गुजरी है, तब हमें यहाँ पे ये दिख रही। तो इतिहास का और विज्ञान का एक जो अनूठा मिश्रण कह सकते हैं, और अध्यात्म का भी ये मंदिर है। तो देखिए दोस्तों, ये कानपुर है। एक चीज और उन्होंने आपने बताई थी, मैं जरा उस पर भी आपको ले चलता हूं कि कहां पर सूर्य का मंदिर है और किधर विष्णु की लिपटी हुई प्रतिमा है। आप इधर देख सकते हैं, ये थोड़ा पास से देखोगे तो ये सूर्य का मंदिर है। आप देख सकते हैं, ये इस तरह की मूर्ति, ये सूर्य का मंदिर है और इधर ये विष्णु जी लेटे हुए हैं। तो ये इतिहास में दर्ज चीजें हैं, और कभी एक समय के बाद इस तरह की मूर्तियों का बनना समाप्त हो गया था। इस तरह की मूर्तियों का बनना समाप्त हो गया था। आप अंदर देख सकते हैं, थोड़ा सा अंदर करके दिखा दो। मैंने कहा ना, इतिहास, वैज्ञानिक और आध्यात्म का एक अनूठा संगम है ये मंदिर। थोड़ा सा बाहर से इस तरह आप देख सकते हैं, की तरह स्तूप की तरह ही इन ईंटों पे बना हुआ ये मंदिर है। भीतर है कानपुर, यहाँ पर अब नहीं आते। तो साथियों, मैंने आपको दिखाया ये भीतर गांव का जगन्नाथ मंदिर। यहाँ पे एक पत्थर है जो मानसून को भांप जाता है। जैसे ही केरल में मानसून आएगा वैसे ही ये गीला होना शुरू हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है, उसी समय के उसी दौर का मंदिर बताया जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि ऐसे मंदिर का निर्माण जहाँ होता था वहां पे कोई नदी होती थी या पहाड़ होता था। तो सरस्वती नदी की शायद जो अब विलुप्त है, वो सरस्वती नदी यहीं से आकर बहती थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है, जैसा इनका यहाँ पर मानना है और इतिहासकारों का यहाँ पर मानना है। तो दोस्तों, ये जानकारी हमें आपके, मैं तो ये सोच के आया था कि यहाँ पर उस पत्थर के बारे में आपको जानकारी देनी है, लेकिन इतिहासकारों ने इस पे बहुत शोध किया है, बहुत मेहनत करी है। तो ये मंदिर इस तरीके का है। अभी और ऐसी चीजें अभी और दिखाऊंगा, बने रहे।